हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम 12 टेंस में से पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट आज स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसी बीच आपको बता दें, यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, इन वाक्यों की पहचान क्या होती है? ऐसे वाक्य जिनके अंत में जो करना क्रिया शब्द होता है, उसमें यदि ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द जुड़े रहते हैं, तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ये चीज़ तो आप पहले से ही पुस्तकों में पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम इसको और थोड़ा सा सिंपल वे में एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं कि ऐसे वाक्य जिन वाक्यों से कर्ता के द्वारा बार बार किसी कार्य को किए जाने या स्वाभाविक रूप से वर्तमान काल में किसी कार्य के किए जाने का बोध होता है, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। ये वाक्य किसी कर्ता की वर्तमान काल में आदत को भी प्रकट करते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जो वर्तमान काल में किसी कर्ता की आदत को प्रकट करते हों या वर्तमान काल में किसी कर्ता के द्वारा बार बार किसी कार्य के किए जाने का बोध होता हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इसके अलावा साथ में आपको यह भी बताते चले, थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज़ पर, कि प्रत्येक कंडीशन में यदि वाक्य में ता है, ती आया है, तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ये जरूरी नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे किसान गरीब होता है, यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। यह वाक्य इज़ारम से बनने वाला वाक्य है, क्योंकि उसमें किसान गरीब होता है। होता है जो शब्द है वो एक्शन वर्ब नहीं है, वहाँ पर होना क्रिया में ता है, ती जुड़ा है, तो सेंटेंस इज़ारम से बनने वाला वाक्य होगा। जबकि जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना एक एक्शन वर्ब है, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। चलिए अब इनको बनाने के रूल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस, जिनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे। यदि हमारा एक वचन करता है, तो उसके साथ में हम वर्ब में एस या ईएस जोड़कर प्रयोग करेंगे। वो इसलिए क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ में क्रिया भी एक वचन ही प्रयोग होती है, और यहाँ पर सिंपल में हम कोई हेल्पिंग वर्ब तो प्रयोग करेंगे नहीं, तो इस केस में हम वर्ब को एक वचन बनाकर, यानी कि उसमें एस या ईएस जोड़कर प्रयोग करेंगे, और उसके बाद उस वर्ब का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको प्रयोग करेंगे। दूसरे केस में यदि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो हम केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट प्रयोग करेंगे। ये यहाँ पर वर्ब अपने मूल रूप में बहुवचन होती है, इसलिए उसमें हम कोई एस ईएस नहीं जोड़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे वह रोजाना विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली। वे फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। हम अपने दोस्तों की सहायता करते हैं, वी हेल्प आवर फ्रेंड्स। सीमा मधुर गीत गाती है, सीमा सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसके साथ ही एक बात आपको बताते चलें कि इन वाक्यों में कभी भी ये जो है या हो इस तरह के शब्द होंगे, उनके लिए हम कभी भी इज़ारम का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। उसके अलावा जो हमने वर्ब में एस या ईएस जोड़ा है या जोड़ना है, उसके लिए हम एक रूल फॉलो करेंगे। वो ये होगा कि जिन क्रिया शब्दों के अंत में एस, एच, ओ, एक्स ये लेटर होंगे, उनमें हम ईएस जोड़कर क्रिया को एक वचन बनाएंगे, और बाकी सभी क्रियाओं में हम एस जोड़ेंगे। यदि इस रूल को आप याद रखेंगे, तो आपको एस या ईएस जोड़ने के चीज़ों में दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके अलावा जिन क्रिया शब्दों के अंत में एक लेटर होता है वाई, यदि वो होगा, तो उसके स्थान पर हम IES प्रयोग कर वर्ब को एक वचन बनाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फ्लाई, फ्लाई को एक वचन बनाना हो तो FLIES। इस तरीके से फ्लाई को हम सिंगुलर वर्ब के रूप में चेंज करेंगे। फिर हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम वाक्य नकारात्मक होता है, यानी कि वाक्य में नहीं का प्रयोग हो जाता है। ऐसे केस में हम जैसे एक वचन करता होगा तो डज नॉट का प्रयोग कर वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा कर्ता बहुवचन यानी कि प्लूरल होगा, तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे।
हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू, यानी कि प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू होती है, लेकिन एक वचन कर्ता होने की वजह से डू को ही डज बना लिया जाता है, इसलिए एक वचन कर्ता के साथ में डज नॉट का प्रयोग और बहुवचन कर्ता के साथ में डू नॉट का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। लेकिन यदि वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तो हम नेवर का प्रयोग करेंगे, और नेवर के बाद में यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा यानी एक वचन होगा तो हम क्रिया में एस या ईएस लगाकर क्रिया को एक वचन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डू या डज का हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसी तरह यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो हम नेवर के साथ में केवल वर्ब प्रयोग करेंगे और उसका ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि रोहन पतंग नहीं उड़ाता है, रोहन डज नॉट फ्लाई द काइट। यहाँ पर रोहन के साथ हमने डज नॉट का प्रयोग कर लिया क्योंकि रोहन एक वचन करता है। सीमा गीत नहीं गाती है, सीमा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। मोहन कभी झूठ नहीं बोलता है, मोहन नेवर टेल्स अ लाई। यहाँ मोहन एक वचन है तो क्रिया को एक वचन बनाएंगे, क्योंकि इसमें डू और डज का प्रयोग तो हो नहीं पाया है। मोहन नेवर टेल्स अ लाई। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम कभी कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, वी नेवर मेक ए नॉइज इन द क्लास। वे कभी हमें गणित नहीं पढ़ाते हैं, दे नेवर टीच अस मैथमेटिक्स। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, प्लूरल है दे, तो इसलिए हम नेवर के बाद में क्रिया भी बहुवचन ही रखेंगे, यानी कि टीच का ही प्रयोग करेंगे। और जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है मोस्टली उसको कैपिटल में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ विशेष ध्यान ये रखेंगे, कभी कभी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट जो है इनडायरेक्ट होता है, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्टली सजीव होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्टली निर्जीव होता है। तो यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट दो हैं यानी कि कर्म दो हैं, तो उनको रखने का क्रम ये होता है कि वर्ब के बाद में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, फिर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। इनका पता कैसे लगाते हैं? यदि हम क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करते हैं तो उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो क्रिया से क्या प्रश्न करने पर उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि उसको बाद में लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, उन्हें कैसे बनाएंगे? दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, एक ऐसे जिनके शुरुआत में क्या होता है, ऐसों को वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जिन वाक्यों के शुरू में क्या होगा उनके लिए हम सबसे पहले इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज उसको प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य नेगेटिव ही होगा तो नॉट का प्रयोग करते हुए वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल डेली। यहाँ पर यू जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, इसलिए हमने शुरुआत में ही डू का प्रयोग कर लिया है। क्या वे शाम को फुटबॉल नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। क्या वह दूध पीता है, डज ही ड्रिंक मिल्क। यहाँ पर मैं डज का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है। क्या सीमा गीत नहीं गाती है, तो डज सीमा नॉट सिंग ए सॉन्ग। ऐसे वाक्यों में हम क्या के लिए कभी भी वाट का प्रयोग नहीं करते हैं, ये बात याद रखेंगे। आगे चलते हैं। जो दूसरे टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड होता है, जिन्हें कुछ स्टूडेंट्स जो है या कुछ टीचर्स WH वर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो मोस्टली WH से शुरू होते हैं। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड ले लेंगे, उसके बाद इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज उसको प्रयोग करेंगे। उसके बाद वो सब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग हमने डू या डज का प्रयोग किया है, उसके बाद में यदि हमारा वाक्य नकारात्मक भी है यानी कि उसमें नहीं का प्रयोग भी हुआ है तो नॉट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि तुम झूठ क्यों बोलते हो, तो इस क्यों के लिए हम सबसे पहले वाई का प्रयोग करेंगे, और हमारा जो सब्जेक्ट है तुम वो प्लूरल है, इसलिए हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाएंगे। वाई डू यू टेल अ लाई। वे कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं, वाई डू दे मेक अ नॉइज इन द क्लास। अगला एक उदाहरण देखते हैं, वह दिन में क्यों सोता है, वाई डज ही स्लीप इन द डे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के बाद में डज का प्रयोग किया है। सोहन कहाँ रहता है, वेयर डज सोहन लिव। वह तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करता है, वाई डज ही नॉट हेल्प यू। इसके अलावा हम ध्यान देंगे कि कुछ क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके बाद कोई नाउन प्रयोग होती है। नाउन क्या होता है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम डिटेल्ड स्टडी कराएंगे कि नाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनका प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इतना
बताते चलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन वर्ड जिनके तुरंत बाद कोई नाउन होता है, जैसे कितना, कितने, कौन सा, कौन सी, किसकी आदि, इनका प्रयोग हम इस प्रकार करेंगे। जैसे तुम कितना दूध पीते हो, तो जो कितना हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसके तुरंत बाद एक नाउन यूज हुई है दूध। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम इस वाक्य को ऐसे बनाएंगे कि हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। ये डू किस लिए आया यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो प्लूरल है, जो ड्रिंक की क्रिया को करने वाला है वो यू है, उसकी वजह से हमने यहाँ पर डू का प्रयोग लिया है। वह कितने आम खाती है, हाउ मैनी मैंगोज डज शी ईट। तुम कौन सी फिल्म पसंद करते हो, विच फिल्म डू यू लाइक। तुम्हें कौन सा अध्यापक पसंद है, विच टीचर डू यू लाइक। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है, इन विच क्लास डू यू रीड। ऐसा हम क्यों करते हैं कि हम क्वेश्चन वर्ड के पहले प्रीपोजिशन ले लेते हैं, इसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में डिटेल बताएंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन वर्ड वाक्य में कर्ता का कार्य करते हैं, यानी कि वो खुद सब्जेक्ट होते हैं उस वर्ब के जो वर्ब उस सेंटेंस में होती है। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को कर्ता की तरह प्रयोग करते हैं और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल सेंटेंस की तरह होता है, लेकिन सेंटेंस के बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। जैसे कि इस झोपड़ी में कौन रहता है, हु लिव्स इन दिस हट। यहाँ पर हु जो है यही रहने की क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट बन गया है और क्वेश्चन वर्ड भी है, यानी कि सेंटेंस की जो प्रकृति है वो इंटरोगेटिव है, लेकिन जो सेंटेंस को बनाने का रूल है वो यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंपल सेंटेंस के तरीके से सेंटेंस बना है। भगत सिंह को कौन नहीं जानता, हु डज नॉट नो भगत सिंह। यहाँ कितने लोग आते हैं, हाउ मेनी पीपल कम हियर। कितने बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन स्पीक इंग्लिश। कक्षा में प्रतिदिन क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन द क्लास डेली। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, क्या आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ आया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम मिलते हैं आपको अगले 12 टेंस में से किसी एक टेंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।